नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी और 13 जून के इस एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहला आर्टिकल जो हमको नजर आ रहा है आज के एडिटोरियल में, ब्लैक लाइव्स एंड द एक्सपेरिमेंट कॉल्ड अमेरिका। अमेरिका में ये जो रेशियलिज्म को लेके स्ट्राइक्स चल रही हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, राइट्स चल रहे हैं, पूरी दुनिया में वो राइट्स फैल गए हैं। उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ आइडियोलॉजिकल बातों को किया गया है, कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। सिर्फ एक पॉइंट इस आर्टिकल से इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से निकल के आता है, जो कि मैं बिल्कुल एंड में आपको इस वीडियो के बता दूंगा, जिसको आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करोगे। यहां पे मैं आपको बताऊंगा आपको कौन कौन सी चीजें नोट्स में इनकॉर्पोरेट करनी है। सेकेंड आर्टिकल जो हम देखेंगे, स्ट्रीम्ड एजुकेशन इज डाइल्यूटेड एजुकेशन। आज की डेट में लॉकडाउन लग गया है, लोग कॉलेजेस नहीं जा पा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज नहीं जा पा रहे हैं, तो अब यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन कोर्सेज बांट रही हैं, स्कूल्स ऑनलाइन कोर्सेज बांट रहे हैं। क्योंकि देखिए, कोविड-19 के पैंडेमिक में जब कोई स्कूल नहीं जा रहा है, उनको डर लग गया कि भाई हमारी तो फीस आनी बंद हो जाएगी, पैसा नहीं हम आएगा हमारे पास, तो सबने ही ऑनलाइन शुरू कर दिया। ओके, अब वैसे तो ऑनलाइन में भी पढ़ा रहा हूं, बट मैं कोई पैसे तो ले नहीं रहा हूं पढ़ाने के, लेकिन ये जो यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज हैं, ये सब तगड़े तरीके से पैसे ले रहे हैं। इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि जो बड़े बड़े एमबीए के कॉलेजेस हैं, वो भी अपने सेशन को शुरू करेंगे और शुरुआत में ऑनलाइन क्लासेस देंगे और पैसे उतने ही लेंगे जो फीस लेते थे, 20 लाख 30 लाख 2 सालों की। तो यहां पे बस यही बताया गया कि जो स्ट्रीम्ड एजुकेशन है ये डाइल्यूटेड एजुकेशन है। ये डाइल्यूटेड एजुकेशन कैसे है, इसके फेवर में यहां पे ऑथर ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं। अश्विन जयंती जी ने इस आर्टिकल को लिखा है, वो देखेंगे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आज के डेट की दोस्तों, तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने जो उनके सिटीज के, टाउन्स के, लोकेलिटीज के नेम है, लगभग 1018 सिटीज, टाउन्स और लोकेलिटी के नामों को तमिलनाडु की सरकार ने बदला है। ये सही कितना है, कितना गलत है, क्या चीजें इसमें लॉजिकल है, क्या चीजें इसमें इलॉजिकल है, इसको हम लोग इस आर्टिकल में समझेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आगे दोस्तों, डेजर्ट क्लाउड्स। अभी देखिए, राजस्थान की जो पॉलिटिकल सेटअप है ना, उसमें बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में कुछ बवाल चल रहा है। तो चूंकि ये एक पॉलिटिकल चीज है, आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, बट एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव में आपके लिए इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इस आर्टिकल को मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा। और फिर एंड में आता है ये आर्टिकल, वेटिंग फॉर अ फेंट सिग्नल फ्रॉम अ डिस्टेंट टावर। यहां पे बात की गई है कि देखिए, पूरे इंडिया में लॉकडाउन लगा है, जिन लोगों के पास इंटरकनेक्टिविटी अच्छी है वो घर बैठ के पढ़ रहे हैं, जिनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के बहुत से इलाके हैं, नागालैंड, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, खासकर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, वो उन जगहों पे बच्चों को इंटरनेट नहीं मिल पा रहा है, उनको उस हिसाब की फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है जो कि मेन लैंड में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो बाकी शहर के बच्चों को मिल जाती हैं। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स कहे गए हैं। शुरुआत में तो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं दोस्तों कि कैसे बच्चों को प्रॉब्लम नहीं मिल पाती। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि बच्चे खड़े हुए हैं, फोन को लेके, सिग्नल नहीं पकड़ के आ रहा है। फिर कुछ टीचर्स का प्रॉब्लम बता रखी है कि कैसे उनको दूर दूर जाके पढ़ाना पड़ रहा है। उन सब चीजों को नहीं देखेंगे। एंड में दोस्तों, क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम है इन इलाकों में इंटरनेट के ना पहुंचने से, उन चीजों को बताया गया। तो वो जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके नोट्स में आपको इनकॉर्पोरेट करा दूंगा। कुछ चीजें हैं जो कि जरूरी हैं आपके एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से, वो मैं आपको आज नोट्स में इनकॉर्पोरेट करा दूंगा। तो ये सारे आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने वाले दोस्तों। सबसे पहला आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रीम्ड एजुकेशन इज डायलेटेड एजुकेशन। इसको देखते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जो मैं हमेशा कहता हूं, वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दें और प्लीज शेयर कर दें दोस्तों। 350 के लगभग लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं। 350 में से 30-40 लोग भी अगर शेयर कर देंगे तो इन वीडियोस का जो व्यूअरशिप रेट है वो बढ़ जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर एक बार मेरी इन वीडियोस पे 1000 व्यूज भी दिन के आने लगे, मैं इनको और रिफाइन करूंगा, इनको और बेटर तरीके से आपके पास लेके आऊंगा, इसमें कुछ और वैल्यू एडिशंस करूंगा। तो बस यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अब देखते हैं यहां पे समझाया कैसे है। ऑथर ने समझाया इस तरीके से है, हेलमेट के एग्जांपल से समझाया है। ऑथर ने बोला कि देखिए, दो तरीके के हेलमेट होते हैं। एक हेलमेट जो कि आपके सर को बचाता है, एक हेलमेट जो कि आपकी जेब को बचाता है। कैसे? आप मार्केट में हेलमेट लेने चाहिए, एक हेलमेट होगा 5000 रुपए का मिलेगा, एक दो हेलमेट ऐसे होंगे जो केवल 500 रुपए के मिलेंगे। 5000 का हेलमेट थोड़ा स्ट्रांग होगा, थोड़ा आप कह सकते हैं अच्छी क्वालिटी का होगा, तो अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो वो आपके सर को बचा लेगा। 500 का हेलमेट, अगर देखिए, कुछ लोग यहां पे बस ये बताने की कोशिश की गई, कुछ लोग जब मोटरसाइकिल निकालते हैं तो हेलमेट सिर्फ इसलिए पहनते हैं ताकि उनका चालान ना कटे, ताकि पुलिस वाला जो ट्रैफिक हवलदार होता है उनको रोके ना, उनके ऊपर किसी भी तरीके का फाइन ना लगे। तो अथॉरिटीज के डर से हेलमेट पहनते हैं, ना कि अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट पहनते हैं। और इसीलिए जब वो अथॉरिटीज के डर से हेलमेट पहनते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए नहीं पहनते हैं, तो वो सस्ता हेलमेट खरीदते हैं। तो वो अपनी सेफ्टी को यहां पे डाइल्यूट कर देते हैं। तो यहां पे जो हेलमेट का रियल पर्पस था, हेलमेट का रियल पर्पस था आपकी सेफ्टी।
तो आपका जो सेफ्टी का पर्पस था वो तो चला गया, पर्पस आपने कुछ और ही बना दिया। पर्पस ये बना दिया कि हमको बस अथॉरिटी से बचना है, अपना पैसा बचाना, चालान न कट जाए। कुछ उस तरीके से ही अभी एक डिसीजन लिया गया हमारे एजुकेशन सेक्टर को, उससे ये चीज कंपेयर की जा रही है। क्या बोला गया कि भैया कोविड-19 का पैंडेमिक आया, उस कोविड-19 के पैंडेमिक में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक सर्कुलर इशू किया यूनिवर्सिटीज को। क्या बोला कि आप मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर सकते हैं स्वयं प्लेटफॉर्म पे, स्वयं पोर्टल पे। सबसे पहली बात, ये स्वयं पोर्टल इंपॉर्टेंट क्यों है? 2014 या 2016 के लगभग शायद प्रीलिम्स में स्वयं पोर्टल से रिलेटेड एक सवाल पूछा जा चुका है। तो ये चीज तो भाई आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए कि इन द वेक ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक यूजीसी हैज इनकरेज्ड यूनिवर्सिटीज टू अडॉप्ट एमओओसी। तो स्वयं प्लेटफॉर्म पे ये कोर्सेज दिए जा सकते हैं। अब जब ये चीज सामने आई तो सबको लगा कि भाई ये तो सरकार ने बहुत अच्छा किया, लॉकडाउन के चलते बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, कम से कम घर बैठे बैठे स्वयं पोर्टल पे सीखेंगे तो। और इसके थ्रू सरकार का टारगेट क्या है कि हायर एजुकेशन में जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है, जो ग्रॉस इनरोलमेंट इंडेक्स है, वो 2021 तक हमें 30% पहुंचाना है, जो कि 2017-18 में 25.8% था। लेकिन एक्चुअली में इसे बहुत बड़ा डेंजर बोला जा रहा है, बहुत गलत चीज कही जा रही है। सबसे पहले देखते हैं ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो क्या होता है। देखिए ये ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इंडेक्स, इसको एजुकेशन सेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है, पहले इसको यूनाइटेड नेशंस भी इस्तेमाल करता था अपने एजुकेशन इंडेक्स में। एक लेवल पे कितने लोग हैं टोटल, और उन टोटल लोगों में से कितने लोगों ने उस चीज को लिया। फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्री लेवल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, तो हाई स्कूल के एज ग्रुप में कितने बच्चे हैं और उनमें से कितने बच्चों ने हाई स्कूल में इनरोल करा रखा है, इसको बोला जाएगा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो फॉर हाई स्कूल चिल्ड्रन। उसी तरीके से यहां पे अगर हायर एजुकेशन की बात हो रही तो हायर एजुकेशन के एज ग्रुप में कितने लोग हैं इंडिया में और उनमें से कितने लोगों ने किसी ना किसी कोर्स के लिए अपने आप को एनरोल कर रखा है, तो इसको बोला जाता है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। यहां पे जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है वो सरकार कोशिश करने चाह रही है 2021 तक 30%, जबकि 2017-18 में 25.8% था। ये भी लिख लीजिए अपने नोट्स में, इंपॉर्टेंट है। ओके, लेकिन ऑथर का ये बोलना है कि ये जो तरीका है एजुकेशन को प्रमोट करने का, ये तरीका देखिए गलत है। दिस इज नॉट अ गुड वे ऑफ प्रमोटिंग एजुकेशन, ये ऑथर का बोलना है। ऑथर का ये कहना है कि देखिए यहां पे एजुकेशन को सिर्फ आप कंजम्पशन के टर्म्स में दिखा रहे हो, सिर्फ एक कंटेंट के टर्म्स में दिखा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखिए क्या बोला गया है कि जो एमओओसी बेस्ड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये क्या करते हैं, अ टॉप डाउन टीचर टू स्टूडेंट डायरेक्शनैलिटीज, यानी ऊपर टीचर सिखाएगा और नीचे स्टूडेंट कंज्यूम करेगा। यानी कि आप इस प्लेटफॉर्म पे जाओगे, लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आप इन वीडियोस को देखोगे, वीडियोस में जो बताया गया है वो आप सीख लोगे, जैसे कि मैं आपको यहां पे यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, बट जो यूनिवर्सिटीज है वहां पे पैसे दिए जाएंगे। अब ये कहा जाता है कि भाई जो क्लासरूम एजुकेशन होती है ना, ये क्लासरूम एजुकेशन को इस तरीके से देखा जाता है कि वहां पे टीचर एक इंटेलेक्चुअल मिडवाइफ की तरह काम करता है। एक क्लासरूम एजुकेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, पीयर्स होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। हर चीज टीचर नहीं बताता है, कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं जिसका आंसर टीचर्स देते हैं। तो इस चीज को आप रिप्लेस करना चाह रहे हो एक एमओओसी बेस्ड डिग्री सिस्टम के साथ, और ये जो एमओओसी बेस्ड डिग्री सिस्टम है, दिस इज नॉट अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, चूंकि ये टैलेंट को कम करेगा। ये सब बातें बोली जा रही। तो यहां पे ऑथर का कहना है कि इस समय पे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अपने यहां पे सीटों को बढ़ाना चाहिए। सीटों को बढ़ाने के बजाय गवर्नमेंट एजुकेशन को ऑनलाइन प्रोवाइड करने की बात कर रही है। तो भले ऑनलाइन किताबी भाषा वो सीख जाए, लेकिन प्रैक्टिकल लर्निंग उनको इससे नहीं मिलेगी। अब यहां पे कुछ और बातें भी कही गई हैं दोस्तों कि हायर एजुकेशन को ऑनलाइन लेना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको क्रिकेट सीखना हो, फुटबॉल सीखना हो, बॉक्सिंग सीखना हो, तो क्या आप ऑनलाइन सीख सकते हो? आपको रिंग में उतरना पड़ेगा सीखने के लिए, आपको ग्राउंड में आके फुटबॉल और क्रिकेट खेलना पड़ेगा सीखने के लिए। आप बैठे बैठे घर में सीख नहीं सकते हैं, क्योंकि जब आप एक क्लास में जाते हो, जब आप फील्ड में जाते हो, तो वहां पर डायलॉग होता है, डिबेट होता है, लोग एक दूसरे के साथ बहस करते हैं, फ्रेंडशिप होती है, कंपटीशन होता है। वो सब चीजें स्वयं पोर्टल में गायब हो जाएंगी। अच्छा, स्वयं पोर्टल में जो कोर्सेज डाले गए हैं उसमें इंजीनियरिंग, मेडिसिन, डेंटल, फार्मेसी, नर्सिंग, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, फिजियोथेरेपी को इंक्लूड नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि बोला गया है कि इसमें प्रैक्टिकल और लेबोरेटरी वर्क चाहिए। तो इंक्लूड किसे किसे किया गया है? प्योर साइंसेस, आर्ट्स, सोशल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज। तो यहां पे ऑथर ये भी बोल रहा है कि भाई प्योर साइंसेस, आर्ट्स, सोशल साइंसेस और ह्यूमैनिटी को प्रैक्टिकल लेक्चर से, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस से अलग मानकर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है एजुकेशन सिस्टम में, हमारी सोसाइटी में।
क्योंकि किसी भी करिकुलम का एक मेन पार्ट होता है कि क्लासरूम एक लेबोरेटरी है जहां पे बैठ के ओपिनियंस को एक्सचेंज किया जाएगा, चीजों को समझा जाएगा। ये सब बातें बताई जा रही हैं दोस्तों। तो जब क्लासरूम में जाते हैं, आप कैंपस में जाते हैं, तो भाई अगर आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है तो आपकी कोई मदद करेगा। सोशल एंजाइटी नहीं होगी, आप 10 लोगों के सामने आके बोलोगे तो आपका स्टेज फियर जाएगा। बहुत सारी चीजें आप सीखोगे। घर बैठे बैठे आप कुछ भी नहीं सीखोगे। घर बैठे बैठे एमओओसी में क्या होगा कि भाई आपके सामने सिस्टम चल रहा है, सीधी सीधी वीडियोस चलती जा रही है और आप सीखते चले जा रहे हो। ये सब बातें दोस्तों यहां पे बोली गई हैं। तो इस तरीके की एजुकेशन को उस वाले हेलमेट से ऑथर ने कंपेयर किया है जिस हेलमेट को आप 500 रुपए में खरीदते हो, जो आपके पैसे तो कम खत्म कराता है लेकिन अगर एक्सीडेंट हो गया तो आपको बचाएगा नहीं। ये बातें यहां कही गई हैं। तो ये था इस आर्टिकल में दोस्तों। अगले आर्टिकल में चलते हैं। ये आर्टिकल है दोस्तों, नेम्स एंड प्लेसेस, यूनिफॉर्मिटी इन प्लेस नेम्स इन इंग्लिश एंड द लोकल लैंग्वेज शुड नॉट क्रिएट कंफ्यूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों इंपॉर्टेंट मैं बताता हूं। अभी अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि भाई स्पेलिंग बदली जाएंगी 1018 सिटीज, टाउन्स और लोकेलिटीज जो कि आते हैं तमिलनाडु स्टेट में। तो उन टाउन, सिटीज और लोकेलिटीज की स्पेलिंग को बदला जाएगा। स्पेलिंग को बदलने की बातें क्यों हो रही हैं इसकी बारे में मैं आपको बताता हूं। मेंस के पर्सपेक्टिव से, यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सोचा था मैंने इसको अलग से बनाऊंगा पर अलग से नहीं बना पाया। हुआ क्या दोस्तों कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये करने की जरूरत क्या आई है, पहले तो हमें यह समझना है। तमिलनाडु सरकार ने बोला कि भाई स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन ये तमिल में एक दूसरे के साथ बहुत रिलेटेड है। अगर इंग्लिश के शब्दों को देखोगे आप दोस्तों, तो इंग्लिश के कुछ शब्दों को जब आप स्पेलिंग से सीधे सीधे स्पेल करोगे उसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हावर, आप 2 आवर्स, 2 आवर्स बोलते हैं हम लोग, यानी घंटे को आवर्स बोलते हैं, लेकिन एच साइलेंट होता है उसमें। तो आप देख सकते हैं ना कि यहां पे स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन में फर्क आ गया। अब हावर तो नहीं बोलोगे ना, हावर, HOUR को आप हावर नहीं बोलोगे, आवर बोलोगे, तो 2 आवर्स। ओके, तो यहां पे बस ये बात बोली गई कि देखिए इंग्लिश में स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन एकदम एक जैसे हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन तमिल में एक्चुअली में ऐसा होता है। तमिल एक बहुत ही एंशिएंट लैंग्वेज है दोस्तों, बहुत रिच लैंग्वेज है। इंडिया की पहली क्लासिकल लैंग्वेज तमिल थी। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई जो अब क्या है कि पहले जो अभी के लिए जो तमिलनाडु के बहुत सारे सिटीज और टाउन्स के जो वर्ड्स है ना दोस्तों, वो एंग्लिसाइज्ड है। एंग्लिसाइज्ड मतलब कि वो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से तो सही बैठते हैं, बट तमिलनाडु गवर्नमेंट के हिसाब से तमिल प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से सही नहीं बैठते। ओके, मतलब कि उनका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सही है, वो जो नाम है वो थोड़े बहुत एंग्लिसाइज्ड है, मतलब इंग्लिश वर्ड का उसमें इफेक्ट ज्यादा है, तमिल वर्ड का नेटिव इफेक्ट उसमें कम है। तो उस चक्कर में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने यह भी बोला कि भाई इनकी जो स्पेलिंग है वो जो रूट लैंग्वेज है, जो तमिल ओरिजिनल लैंग्वेज है उससे थोड़ी अलग है, तो उसको सही करने की जरूरत है। तो भाई काफी मेहनत की गई। ये मेहनत आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने, और एक कमेटी बनाई गई जिसके हेड थे मिनिस्टर फॉर तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज एंड कल्चर के पंडिया राजंदी। इन्होंने भाई 2 साल तक मेहनत की। एक गैजेट नोटिफिकेशन निकला 1 अप्रैल 2020 को, जिसके थ्रू 1000 सिटीज के, टाउन्स के, लोकेलिटीज के नामों को बदला गया। चलिए अब आपने ये कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। इससे प्रॉब्लम क्या होगी इसे देखते हैं। तो यहां पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं दोस्तों ऑथर ने। फॉर एग्जांपल शिवगंगा नाम की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इस शिवगंगा का नाम अगर शिवगंगई कर दिया जाए या तिरुमलई कर दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये शिवगंगा वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिससे कई बार हमारे प्रीवियस यूनियन मिनिस्टर जो कि कांग्रेस में थे, पी चिदम्बरम जी, वो लोकसभा में चुन के आते थे। ओके, अब अगर आप शिवगंगा को शिवगंगई या तिरुमलई कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप इलॉजिकल डी एंग्लिसाइजेशन कर रहे हो शब्दों का, जैसे फॉर एग्जांपल कोयम्बटूर। अब कोयम्बटूर सबको पता है दोस्तों, कोयम्बटूर वर्ड बोलने में, लिखने में, समझने में लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती। कोयम्बटूर को किया जा रहा है कोयम्पुत्थूर। आप इस शब्द के वर्डिंग्स को देखिए, ये कोयम्बटूर आपको ज्यादा लॉजिकल लग रहा है या कोयम्पुत्थूर आपको ज्यादा लॉजिकल लग रहा है? तमिलनाडु गवर्नमेंट का बोलना है कि ये जो कोयम्पुत्थूर है, दिस इज द राइट स्पेलिंग, दिस इज द राइट प्रोनाउंसिएशन, जो कि इंग्लिश में गलत हो जाता है। उसी तरीके से वेल्योर, वेल्योर तो आपने कई बार सुना होगा, जो इंजीनियरिंग करना चाहता होगा सोचता होगा भाई वेल्योर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। मेरा भी वेल्योर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हुआ था, मैं गया नहीं करने के लिए। तो ये वेल्योर जो है ये बन जाएगा वीलोर। तो यहां पे ऑथर बोल रहा है कि इस तरीके के जो चेंजेस हो रहे हैं ये इलॉजिकल है।
सिमिलरली श्रीरंगम नाम की जो सिटी है इसको किया जा रहा है थिरुवरंगम, ओके। और श्रीविल्लिपुतूर नाम की जो सिटी है उसको किया जा रहा है थिरुविल्लिपुतूर। अब यहां पे ऑथर ने एक लॉजिक दिया है। ऑथर ने बोला है कि हो सकता है जो तमिल साइंटिस्ट हैं वो ये बोले कि ये जो थीरू है, दिस थीरू, और ये जो श्री है ये एक ही चीज है, तो इस श्री को हम केवल थीरो ही तो कर रहे हैं। लेकिन यहां पे एक बैकलैश की बात की है दोस्तों ऑथर ने। बैकलैश क्या है कि आप देखोगे फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश में एक जगह है तिरुपति, तो तिरुपति आप सबने नाम सुना होगा, लेकिन आंध्र प्रदेश की सरकार ने बहुत बार इस तिरुपति नाम को बदल के कोई एक आंध्र नाम, एक तेलुगु नाम रखने की कोशिश की, क्योंकि तिरुपति इज एक्चुअली ए तमिल नेम। आप समझ रहे हैं ना? तो यहां पे ऑथर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट जो इन नामों को बदल रही है इसका बैकलैश भी आ सकता है। तो जो दूसरी जगह पे तमिल नामों को इस्तेमाल किया जाता है उनको वहां का लोकल फेवर दिया जा सकता है लैंग्वेजेस का। जैसे आंध्र में ये जगह है तिरुपति, तो इसको एक तेलुगु वर्ड में बदला जा सकता है। पहले कोशिश भी की है पर अब तक बदला नहीं किया है। ये सब बातें कही है यहां पे ऑथर ने। फिर ऑथर का यहां पे ये भी बोलना है दोस्तों कि देखिए इलॉजिकल चेंजेस सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ये बताया कि जो तमिलनाडु स्टेट है, ये जो तमिलनाडु नाम है ये भी एंग्लिसाइज्ड नाम है। पहले नाम क्या था? मद्रास। तो तमिलनाडु स्टेट को जनवरी 1969 तक मद्रास कहा जाता था, बाद में बदल के तमिलनाडु कह दिया गया। तमिलनाडु पूरी तरीके से तमिल नेम नहीं है दोस्तों, इसका भी एंग्लिसाइजेशन हुआ। फिर मद्रास को बाद में चेन्नई किया गया। ये सब बातें बोली गई। लेकिन यहां पे ऑथर ये बोल रहा है कि जो सारे चेंजेस कर रही है तमिलनाडु की सरकार ये सही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो प्रोनाउंसिएशन है, इंग्लिश में जो इनकी वर्डिंग से स्पेलिंग है ये बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो लोगों को समझना, प्रोनाउंस करना मुश्किल होगा। दूसरी बात, जो लोग इस स्टेट में रह रहे हैं उनके पास जो आइडेंटिटी कार्ड है, उनके पास जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किए हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने इशू किए हैं, उन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को उनको बदलवाना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनको काफी प्रॉब्लम हो सकती है, काफी इनकन्वीनियंस हो सकती है। तो इस टर्म में भी इस डिसीजन को गलत बताया है यहां पे ऑथर ने। तो ये सारी बातें इस आर्टिकल में बोली गई हैं। कहा गया है यहां पे ऑथर ये कहना चाह रहा है कि आप जो भी स्पेलिंग को बदल रहे हैं उसको लॉजिकल रखिए, उसको कुछ इस तरीके से रखिए कि पब्लिक को बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस ना झेला पड़े। अगर आप इतने हाई लेवल पे चीजों को बदलोगे तो हर दूसरा आदमी अपना आइडेंटिटी कार्ड बदलवाने में परेशान हो जाएगा। प्लस बाहर से लोग जो स्टेट में आते हैं उनको उन वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में मुश्किल होगी। तो इस सब तरीके की बातें यहां पे बोली गई हैं। इलॉजिकल चेंज ऑफ नेम के अगेंस्ट में ऑथर ने यहां पे बोला है। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं। कोयम्बटूर कोयम्पुथूर हो रहा है, वेलोर विल्लूर हो रहा है, श्रीरंगम शिवपुतलम, क्या हो रहे हैं ये आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, एग्जाम में कोट करने में आपके काम आएगा। ओके दोस्तों, तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। अगले आर्टिकल पे चलते हैं। इस आर्टिकल में दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के इलाके में बात की गई, वेटिंग फॉर अ फेंट सिग्नल फ्रॉम अ डिस्टेंट टावर। इस आर्टिकल को आप पढ़िए जाके खुद। वहां पे आप देखेंगे कि फ्रेंड्स 2-3 लोगों के एग्जाम्पल दिए गए, जैसे कि एक टीचर का एग्जाम्पल दिया गया है। वो टीचर ईटानगर में रहता है, ऑब्वियसली बात है वो किसी दूसरी जगह पे अपने कॉलेज में जाकर पढ़ाता है, और उसको सिर्फ पढ़ाने के लिए, मतलब ऑनलाइन कोर्सेज को प्रोवाइड करने के लिए बहुत लंबी जर्नी लेनी पड़ी इस लॉकडाउन के दौरान। तो यहां पे देखिए क्या बोला गया है। एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री स्विच टू ऑनलाइन क्लासेस फॉलोइंग द लॉकडाउन, स्टूडेंट अक्रॉस लार्ज स्वेथ्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट वेट इन होप फॉर देयर मोबाइल फोन हैंडसेट्स टू कम अलाइव और कैच द सिग्नल लॉन्ग इनफ टू कीप पेस विद देयर मोर फॉर्चुनेट काउंटरपार्ट्स। ये बोला गया है। यानी कुल मिला के जो नॉर्थ ईस्ट में लोग रहते हैं दोस्तों, उनके पास टेलीकॉम सर्विसेज नहीं है। खासकर अरुणाचल प्रदेश के इलाके, मिजोरम, नागालैंड, यहां पे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीवियर है। आसाम की अगर बात कर लीजिए तो आसाम में फिर भी इंटरनेट कनेक्टिविटी कई जगहों पर है, बट जो बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम हो गया, बिल्कुल ही बॉर्डर पे पड़ते हैं, तो यहां पे इंटरनेट की सुविधा बहुत खराब है। यहां पे देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो एक तो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये एक बहुत मेजर फैक्टर है। दूसरा क्या आ जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक रीजन जो कि बताया है, अरुणाचल प्रदेश के एमएलए हैं दोस्तों निनोंग एरिंग, ये कांग्रेस पार्टी के हैं। इन्होंने ये बोला है कि भाई नॉर्थ ईस्ट में ये जो टेलीकॉम नेटवर्क है ये इसलिए नहीं आ पा रहा, टेलीकॉम सर्विसेज इसलिए नहीं आना चाहती है चूंकि यहां पे जो कस्टमर बेस है वो कम है, आबादी कम है, लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं है तो महंगे प्लान खरीद नहीं सकते, इसलिए टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर यहां पे सर्विस लगा ही नहीं रहे, कनेक्टिविटी है ही नहीं। केवल बीएसएनएल के नेटवर्क्स हैं, चूंकि वो एक सरकारी कंपनी है, प्राइवेट पेनिट्रेशन वहां पे है ही नहीं, सिग्नल आते ही नहीं है।
और इस बारे में आप कह सकते हैं कि लोकसभा के जो मेंबर है अरुणाचल ईस्ट की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो बहुत बार जाके पार्लियामेंट में बोल चुके हैं कि भाई हमारे इलाकों में टेलीकॉम और इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है। और खासकर अरुणाचल ईस्ट की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश एक बहुत बड़ा बॉर्डर चाइना के साथ शेयर करता है तवांग डिस्ट्रिक्ट में। तवांग डिस्ट्रिक्ट इन द वेस्ट टू अंजॉ इन द ईस्ट। 1126 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है चाइना का अरुणाचल प्रदेश के साथ। और इतना बड़ा बॉर्डर दोस्तों, और चाइना के साथ रिलेशंस आप देख ही रहे हैं कैसे चल रहे हैं, उसके बाद भी इस रिमोट इलाके में कोई भी टेलीकॉम और इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर तरीके से नहीं लाई गई है। इसके बहुत से कंसीक्वेंसेस हो सकते हैं, इसके बहुत से रेपरकशंस हो सकते हैं। और देखते हैं दोस्तों, अप्रैल 2018 में कई बार ये लेटर लिखा गया उस समय के कैबिनेट सेक्रेटरी को कि भैया ये जो यूएसओएफ है आपका, यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड, इस यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर बताया गया था। इसमें यह बोला गया था कि वो जगहें जहां पे टेलीकॉम नेटवर्क्स जाके इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं लगाते हैं, वहां पे इस यूएसओएफ से पैसा निकालकर वहां पे टेलीकॉम नेटवर्क्स को लगाया जाएगा। तो यह बोला गया कि भैया सेंटर ने 537 बिलियन रुपीस को एलोकेट किया था इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेलीकम्युनिकेशन प्रोजेक्ट्स इन द नॉर्थ ईस्ट के लिए। 2014-15 बजट में ये सब चीजें डाली गई थी, लेकिन उस बजट को कभी खत्म नहीं किया गया। तो यहां पे एक सवाल उठाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ कि आप इस बजट को खत्म नहीं कर रहे हो, कि आप सच में नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर टेलीकम्युनिकेशन का लगाना चाहते हो या सिर्फ बातें कर रहे हो। आज की डेट में भी इन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो अरुणाचल प्रदेश के एमपी एमएलए हैं, इनका यह बोलना है कि भाई अभी भी ग्राउंड पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग टेलीकम्युनिकेशन की नॉर्थ ईस्ट में सही से नहीं हुई है। और चूंकि अब लॉकडाउन लग गया है, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया है, तो ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है ये प्रोजेक्ट्स और आगे शिफ्ट हो जाए। लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस बहुत है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में जो बच्चे हैं लॉकडाउन के टाइम पे वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये तो सिर्फ एक फैसेट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ऑब्वियसली बात है, जो बच्चे स्कूल में थे वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। स्कूल वाले ना ऑनलाइन एजुकेशन दे सकते और ना घर पे बच्चे हुए उन ऑनलाइन एजुकेशन को ले सकते, क्योंकि ना टीचर्स के पास देने के लिए इंटरनेट है और ना ही स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट से पढ़ने के लिए उस हिसाब की स्पीड है। यह बात बोली गई। दूसरा दोस्तों, इन बॉर्डर इलाकों में, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर इलाकों में जो लोग रहते हैं वो आराम से चाइनीज मोबाइल नेटवर्क को पकड़ लेते हैं, चाइनीज रेडियो सिग्नल्स वहां पे आते हैं दोस्तों। कल की डेट में मान लीजिए अगर अरुणाचल प्रदेश की साइड से अटैक होता है चाइना की तरफ से, तो उस केस में वहां के लोगों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, टेलीकॉम नेटवर्क ही नहीं। अगर होगा तो वो कम से कम फोन करके किसी को बता सकते हैं कि यहां पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। आप सोचिए कितना बड़ा सिक्योरिटी इश्यू बन सकता है। अरुणाचल प्रदेश के पास अगर कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं है तो वो मेनलैंड से कटा हुआ है, और अगर वो मेनलैंड से कटा हुआ है तो कल की डेट में अगर अरुणाचल प्रदेश में कोई प्रॉब्लम हो जाती है चाइना के साइड से, तो वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास टेलीकम्युनिटी कनेक्शन ही नहीं होगा आगे के लोगों को बताने के लिए। उसके बाद एक और बात बोली गई है, केवल मोबाइल नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना एक प्रॉब्लम नहीं है, एक और प्रॉब्लम है कि इन इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है दोस्तों। मतलब इतनी बिजली ही नहीं आती है कि फोन को चार्ज किया जा सके, गैजेट्स को चार्ज किया जा सके। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो अपने मोबाइल फोन्स को सोलर पावर से चार्ज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कट्स बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी पहुंची ही नहीं है वहां तक। तो ऑनलाइन डिस्टेंट लर्निंग तो दूर की बात है, ना यहां पे इनके पास इलेक्ट्रिसिटी है, ना ही इनके पास यहां पे टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है। तो बहुत सारे फैसेट्स जुड़ रहे हैं यहां पे। नेशनल सिक्योरिटी का फैसेट आ गया दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट बन गई आज की डेट में, उसका फैक्टर आ गया, और एजुकेशन का फैक्टर तो है ही। तो इन चीजों को आप अपने नोट्स में जरूर इनकॉर्पोरेट करें दोस्तों, बहुत ज्यादा जरूरी है। और नेक्स्ट आर्टिकल में पहुंचते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, और ये आर्टिकल है आपका ब्लैक लाइव्स एंड द एक्सपेरिमेंट कॉल्ड अमेरिका। अब इसमें देखिए कुछ बहुत खास तो दोस्तों है नहीं, आप खुद जाके इस आर्टिकल को पढ़िए। यहां पे देखिए क्या लिखा हो, सोसाइटी मस्ट रिजेक्ट द हाइपोथेसिस दैट द एडवर्स आउटकम्स अफेक्टिंग पीपल ऑफ कलर आर द रिजल्ट्स ऑफ देयर फेलिंग्स। मतलब आइडियोलॉजिकल कुछ अंडरपनिंग्स दिए हैं। एक मई 25 को एक रिकॉर्डेड वीडियो वायरल हुआ था, पहले भी बता चुका हूं। जॉर्ज फ्लॉयड का 46 ईयर के अफ्रीकन अमेरिकन थे, 5 बच्चों के बाप थे, इनकी मृत्यु हो गई क्योंकि डेरेक शोविन नाम के एक आदमी ने, एक पुलिस ऑफिसर ने 8 मिनट और 46 सेकंड तक अपनी कोनी इनके गर्दन पर रखे रखी, कोनी नहीं सॉरी घुटना, जिसकी वजह से आई कांट ब्रीथ कहते कहते यहां पे ये इनकी मृत्यु हो गई। तो मार्टिन लूथर किंग की कुछ बात की गई दोस्तों यहां पे। फिर पिछले 4 महीने में क्या क्या केसेस हुए हैं रेसिज्म से रिलेटेड अमेरिका में, उनकी बात की है। तो यहां पे एक डैर्नल फ्रेजियर नाम का है पर्सन, उनको
प्रॉब्लम हुई थी इस रेशियल वायलेंस से चलते, अहमद आर्बरी का मर्डर हुआ था, ब्रियोना टेलर का मर्डर हुआ था, तो इन सब चीजों की बात कही गई, इनको मैंने यहां पे नहीं बताया दोस्तों। मैंने आपको एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर इंक्लूड किया है जो आपको जानना चाहिए, जो हमारे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। कुछ होता है ना कि कहीं कहीं से एक इंफॉर्मेशन ऐसी निकल आती है जिसको भाई नोट कर लो, काम आ जाएगी। आप देखिए अफ्रीका, ये अमेरिका में ये जो ब्लैक लोग आना शुरू हुए ये 1619 में आना शुरू, तो आप कह सकते हैं फॉर्मली 1619 में जो स्लेव ट्रेड है वो शुरू हुआ। पहली बार ये अफ्रीकन काम करने के लिए एज अ स्लेव अमेरिकन शोर्स पे पहुंचे, और 1619 तक ये अफ्रीकन अमेरिका में पहुंचते रहे दोस्तों। 1968 में देखेंगे कि पहली बार ब्लैक्स को फुल सिटीजनशिप राइट्स मिले, फेयर हाउसिंग एक्ट को पास किया गया। उससे पहले 1964 में सिविल राइट्स लेजिस्लेशन पास किए गए, जैसे 1964 में सिविल राइट्स एक्ट पास हुआ, 1965 में वोटिंग राइट्स एक्ट पास हुआ, जिससे इनको सिविल राइट्स और वोटिंग राइट्स दिए गए ब्लैक्स को। तो 1619 से बिल्कुल डॉग्स बना के, स्लेव्स बना के इन अफ्रीकन्स को अमेरिका में लाया गया, और फाइनली आप देखेंगे कि 1964 में इनको राइट्स मिलने की शुरुआत की। तो अब आप देखिए दोस्तों, 1619 से लेके 1964, भाई कितना लंबा समय है, गिनते हैं। 1600, 1900, 1700 कितना हो गया, लगभग 82 साल हो गए। फिर आपका 1700 से 1800, 1900, 282 कह लीजिए, 282 में आप जोड़ दीजिए ये 64, तो 6 14, लगभग आपका 345 ईयर्स है। 349 ईयर्स का ये पीरियड आपका निकल के आ रहा है। अगर 1968 को गिनते हैं आप, अगर 1964 को गिनते हैं तो भाई 345 या 344 ईयर्स। अगर 1968 को आप गिनते हैं तो 1619 से 1968 है 349 ईयर्स का पीरियड। 349 साल के पीरियड के लिए अफ्रीकन अमेरिकन को दबाया गया, किसी भी तरीके के राइट्स नहीं किए गए। अगर 2020 तक की बात की जाए तो 2020 तक 1619 से लमसम 401 साल बीत चुके हैं। इस 401 सालों में 349 ईयर्स तक तो बिल्कुल अत्याचार किया गया है इनके ऊपर। ओके दोस्तों, तो ये बात कही गई है। तो अब आप 1619 से लेके 1968 का पीरियड, सिविल राइट्स एक्ट पास हुआ 1964 में, वोटिंग राइट्स एक्ट पास हुआ 1965 में, इन सबको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए दोस्तों, और इसको एक वैलिड पॉइंट की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रेसिज्म से चीज आपसे पूछी जाती है, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपसे रेसिज्म से, सेग्रीगेशन से रिलेटेड कोई चीज पूछी जा सकती है, तो एक स्टेटमेंट में आप लिख सकते हो कि the history of racial segregation in the USA started from 1619 and lasted for a period of 349 years when finally in 1968 Fair Housing Act was passed with similar acts in the past, that is 1964 Civil Rights Act and 1965 Voting Rights Act। बड़ा जबरदस्त पॉइंट होगा, आपके आंसर को एक वैल्यू एडिशन देगा। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट था जो मैंने यहाँ पे आपको इनकॉर्पोरेट करा दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। मेरा टारगेट है कि इन वीडियोस पे 1000 व्यूज पहुंचे दोस्तों। जैसे ही 1000 व्यूज पहुंचने शुरू होंगे मेरी इन एडिटोरियल की वीडियोस पे, मैं इनको और इनहेंस करूंगा, और अच्छी इंफॉर्मेशन डालूंगा, और अच्छे ग्राफिक्स डालूंगा आपके लिए, और ज्यादा इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करूंगा। बस इसको शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।